नमस्कार। नमस्कार। प्रेस क्लब के आज के कार्यक्रम में मैं इससे अनुरोध अपने वरिष्ठ सहयोगी जोसेफ राव के साथ एक बार फिर आपसे रूबरू हूँ। आज की चर्चित खबरों पर चर्चा करने के लिए सोचा। आज सारे अखबारों में जो सुर्खियाँ बनी है, जो आकर्षण का केंद्र बन गई है, वो है राज्यसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवारी को लेकर। विदर्भ से वैसे तो 3 उम्मीदवार, कांग्रेस से मुकुल वासनिक, राष्ट्रवादी कांग्रेस से प्रफुल्ल पटेल और भारतीय जनता पार्टी से अनिल बोंडे को उतारा है। लेकिन तीसरे कैंडिडेट के रूप में, इसको छठा कैंडिडेट, बीजेपी ने एक और उम्मीदवार उतारकर पूरे चुनाव को महाराष्ट्र में विशेष करके बहुत ही दिलचस्प बना दिया है। लेकिन इस सबों के बीच में जो सर्वाधिक चर्चित बिंदु यह है, महाराष्ट्र के हमारे पूर्व कृषि मंत्री अनिल बोंडे को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहाँ से बनाया, जबकि इनके नाम की चर्चा कहीं नहीं थी और नामों का। तो साहब, आप ये बताइए कि इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी ने क्या सोचकर अनिल बोंडे को अपना उम्मीदवार बनाया? नहीं, जैसा विनोद जी आपने बताया बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अनिल बोंडे का नाम बहुत ही चुपचाप से न किसी को लीक करते हुए उन्होंने ये जाहिर किया है। हालांकि मीडिया में इसकी थोड़ी सी भनक आ गई थी, मगर ये उनका सरप्राइज चॉइस है डॉक्टर अनिल बोंडे। हालांकि अनिल बोंडे एक सीजन पॉलिटिशियन है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे महाराष्ट्र में जी। और देखा जाए तो विदर्भ में पश्चिम और पूर्व विदर्भ जैसे हम बोलते हैं, तो पश्चिम से उनको प्रतिनिधित्व मिल रहा है। और मुकुल वासनिक जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो राजस्थान से, वो नागपुर से बिलोंग करते हैं। और प्रफुल्ल भाई पटेल जो राष्ट्रवादी के उम्मीदवार हैं, उनको रिपीट किया है, वो गोंदिया से यानी पूर्व विदर्भ से हैं। तो डॉक्टर अनिल बोंडे जो है उनकी अपनी एक शख्सियत है और ये काफ़ी दिन से वो यहाँ के महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और अभी प्रतिपक्ष नेता श्री देवेंद्र फडणवीस की काफ़ी नज़दीक माने जा रहे थे। और उनकी काफ़ी चर्चा भी चल रही थी, दोनों की मुलाकात भी काफ़ी हो रही थी और तभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अनिल बोंडे का नाम तय हो सकता है। अब यहाँ पर ये जो 2 नाम है, जैसे बताया आपने कि तीसरा नाम भी है, तीसरा महाडिक का भी नाम आया है, महाडिक जी का। तो इसमें एक तो डॉक्टर विकास महात्मे जिनका कार्यकाल अभी समाप्त हो रहा है, उनको दोबारा टिकट नहीं दिए है। और विनय सहस्त्रबुद्धे जो मुंबई से रखते हैं, बिलोंग करते हैं, उनको इस बार टिकट नहीं दिया है। नए चेहरे की ज़रूरत थी और शायद पार्टी को ऐसा लगता है कि डॉक्टर अनिल बोंडे की अपनी एक इमेज है, वो एग्रेसिव नेता के रूप में जाने जाते हैं। थोड़ा बहुत कृषि का भी अच्छा ज्ञान है उनको, और अगर बैलेंस करना है विदर्भ में महाराष्ट्र में, तो उन्होंने विदर्भ से चुना है और विदर्भ में भी पश्चिम विदर्भ से चुना है। नहीं, एक सवाल जो सबों के मन में उठता है आम लोगों के बीच में कि डॉक्टर अनिल बोंडे को उम्मीदवारी देकर उससे संगठन के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, अभी क्या हो गया विनोद जी कि वैसे अनिल बोंडे पहले शिवसेना में थे जी, थोड़े दिन कांग्रेस में भी गए, फिर वापस अभी बीजेपी में है वो। तो बीजेपी ने कोई सोची समझी राजनीति की होगी कि अभी अनिल बोंडे को इनको वहाँ अमरावती से उम्मीदवारी देकर, अमरावती के प्रतिनिधित्व देकर, जैसे वहाँ पर राणा जो है, नवनीत राणा और रवि राणा, अभी ये काफ़ी उनका चर्चा में है और चर्चित है और शायद पूरी राजनीति को डोमिनेट कर रहे थे। उसको शायद थोड़ा काउंटर करने के लिए डॉक्टर अनिल बोंडे को लाया गया है, क्योंकि अनिल बोंडे तो स्थानिक व्यक्ति है, अमरावती के स्थायी व्यक्ति है वो। और नवनीत राणा कोई अमरावती के नहीं है, अमरावती आई है विवाह करने के बाद में, और रवि राणा तो है बडनेरा कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो शायद इसको काउंटर करने के लिए और राज्यसभा में उनको भेजकर अमरावती का प्रतिनिधित्व विदर्भ का और भारतीय जनता पार्टी के साथ सोच समझ के उन्होंने, देवेंद्र जी ने ये निर्णय लिया होगा और इसको पार्टी हाईकमांड ने माना है
और शायद उनको इसलिए भेजा जा रहा है, ऐसा मेरा कहना है, मेरा अंदाज है ऐसा। अच्छा, जैसे कि जो उनके विधायकों की संख्या है, जो वोटर्स हैं बीजेपी की, उसमें 2 सीट तो उनकी पक्की है, लेकिन जो एक तीसरा उम्मीदवार जो उतारने की बात हो गया है ना, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति हो सकती है? क्योंकि बड़ा दिलचस्प बना दिया पूरे मुकाबले को। नहीं, ये तो पहले से ही लग रहा था कि तीसरा उम्मीदवार होगा, तीसरा उम्मीदवार नहीं होगा। और इसमें इस पूरे इसमें देखा जाए तो राजे संभाजी भोसले इनको शायद तीसरा उम्मीदवार, ये चाहे महाविकास आघाड़ी की तरफ से उनको सपोर्ट मिले, राष्ट्रवादी की तरफ से सपोर्ट मिले, ये ऐसा कुछ चर्चा चल रही थी। और शिवसेना ने स्पष्ट कह दिया था अगर शिवसेना में शामिल होते हैं, शिव बंधन अगर बांधते हैं तो हम उनको उम्मीदवारी देंगे। और राष्ट्रवादी का कहना था कि हम महाविकास आघाड़ी की तरफ से समर्थन देंगे, हमारा इंडिविजुअल कुछ नहीं, जो तीनों मिलकर तय करेंगे उसको हमारा समर्थन रहेगा। मगर आने वाले दिनों में जो डेवलपमेंट हुआ उसमें राज्य जो है उनको शायद अपनी समझ में आया कि ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने बाद में अपना नाम जो है खुद ही उन्होंने बता दिया कि वो शायद लड़ने के इच्छुक नहीं है। मगर ये अभी बीजेपी ने जो स्ट्रैटेजी की है, थर्ड उम्मीदवार जो उतारा है, तीसरा उम्मीदवार माडिक जी के रूप में, तो शायद ये चर्चा, ये जो कॉन्टेस्ट है ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अभी इसको सरप्लस वोट उनको कितने मिलते हैं और कितने वोट से वो निकल पाते हैं, ये आगे देखना। और पार्टियों को वोट चाहिए उन्हें, तो ऐसे में जो एक आजकल एक ब्लैक स्पॉट के रूप में देखा जाता है, हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलेगा। हाँ। निश्चित रूप से जो निर्दलीय उम्मीदवार है या अन्य दलों से भी अब तो क्रॉस वोटिंग होने लगी है, देखा जाएगा। लेकिन ये जो तीसरा उम्मीदवार अगर उतार देते, उतारने के बाद ये एक सोची समझी उनकी रणनीति हो सकती है, लेकिन ये हॉर्स ट्रेडिंग को भी बढ़ावा देगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चाल चरित्र चेहरे की बात के रूप में जो सामने हमेशा आता है, इस पार्टी विथ ए डिफरेंस, तो यह करके क्या उन्होंने यह विधायकों के खरीद फरोख्त का जो रास्ता जो खोला है, तो ये उनकी छवि के प्रतिकूल नहीं जाएगा? नहीं, अभी क्या है, ये कुछ बातें आजकल इसका कोई मायने नहीं है। आपने जो बताया खरीद फरोख्त वगैरह, अब ये पुराना ये सब हो गया है और सब लोगों को मालूम है कैसे वोट लिए जाते हैं, कैसे वोट दिए जाते हैं। और राजनीति में और ये राजनीति के क्षेत्र में ये सब चीज़ें होती है। कोई तीसरे उम्मीदवार को खड़ा करना, सरप्लस वोट कहाँ से निकालना, ये सब शायद सोच समझ के बीजेपी ने कुछ सोचा होगा। नहीं, बिल्कुल। हाँ, और शायद ऐसी वो सोच समझ रहे हैं कि शायद माडिक उनका इस तिकड़मबाजी में कहीं से निकल जाए और शायद कामयाबी मिले उसको, क्योंकि इसके अलावा और कोई पार्टी ने या महाविकास आघाड़ी ने तीसरा उम्मीदवार खड़े करने की बात नहीं की है। सरप्लस वोट के भरोसे उन्होंने कोई और एक उम्मीदवार खड़ा करने की बात नहीं की है। जो पार्टी का जो स्ट्रेंथ है जो उसके अनुसार किया है। राष्ट्रवादी को मालूम है कि हमारा एक जो उम्मीदवार है वो निश्चित रूप से आएगा, उन्होंने प्रफुल्ल पटेल को निश्चित किया है। कांग्रेस को मालूम है हमारा उम्मीदवार आएगा, उन्होंने बराबर इमरान प्रतापगढ़ी को लिया है। शिवसेना को मालूम है कि अपना जो उम्मीदवार है संजय जी राउत और संजय पवार ये चुनकर आएंगे, उन्होंने उनको बराबर टिकट दिया है। और ये अपने स्ट्रेंथ के बलबूते पर, अपनी पार्टी के विधायकों की क्षमता यानी स्ट्रेंथ के ऊपर वो ये चुनाव लड़ रहे हैं। और उनको मालूम है कि इसमें तो नया कुछ, इसमें जो है जो भी नया आया है, ये दिख रहा है अपने को, वो माडिक जी के रूप में आया है। अभी माडिक जी कितना वोट लेते हैं, कैसे जीतते हैं या कैसे उनका मतलब ये हुआ कि अब ये राजनीति में, खासकर ये जो चुनावी राजनीति में जिस नैतिकता की हम बात करते हैं उसको तो एक हाशिए पर रख दिया जाए, उसका कोई महत्व तो नहीं रह गया है, उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। और शायद ये जो छठे उम्मीदवार के रूप में अगर कोई आता है, चुनाव होता है, तो जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले आ सकते हैं और तब उस पर एक हम चर्चा करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने ही क्षेत्र के महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री रंजीत बाबू देशमुख की 75वीं जन्मदिन के ऊपर जो अमृत महोत्सव मनाया गया, उसमें कांग्रेसियों को तो जमावड़ा रहा स्वाभाविक रूप से। फिलहाल गैर कांग्रेसी के रूप में
फिल्म अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी आए। एक बड़ा जमावड़ा वहाँ पर है। वहाँ वक्ताओं ने जो बातें रखी रंजीत बाबू को लेकर, उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु ये आया, एक आरोप के रूप में आया कि रंजीत बाबू को उनका अपेक्षित पुरस्कार उन्हें कभी नहीं मिला। आप इसको किस दृष्टि देखेंगे, राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से, कांग्रेस की राजनीति और अपने क्षेत्र की राजनीति दोनों को दिखा के आप इसको किस रूप में दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए विनोद जी, आपने बिल्कुल सही कहा। रंजीत बाबू जो है, उन्होंने एक कृषि मंत्री के रूप में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, 2 बार अध्यक्ष रहने के नाते, और वो 10 जनपद के काफ़ी करीब रहे। कांग्रेसियों में उनकी काफ़ी गहरी छाप थी। उन्होंने बहुत कोशिश किया, विदर्भ जन आंदोलन भी चलाया उन्होंने स्वतंत्र विदर्भ के लिए। मगर क्या होता है कि कई बार आदमी चाहता कुछ है और होता कुछ है, और सब चीज़ अपने हिसाब से नहीं हो सकती। जैसे उनको ये कोशिश थी कि शायद वो एक मुख्यमंत्री के मटेरियल के रूप में जाने लगे। जब ये उनको समझ में आया पार्टी को और पार्टी के अन्य नेताओं को, जो इनके कॉम्पिटिटर थे या इनके प्रतिद्वंदी थे, तब उनको समझ में आया कि रंजीत बाबू जो है ये सीएम मटेरियल हो सकते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी राजनीतिक चाल चली, और रंजीत बाबू को धीरे धीरे वहाँ से उनको छंटनी करना चालू किया। और उनको जो ड्यू था, जैसे कहा जा रहा है, अभी ड्यू मतलब क्या रहता है कि अब इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसको कोई लिमिट नहीं हो सकती कि आपको यही मिलना चाहिए। आपकी अपेक्षा थी विदर्भ होना, विदर्भ नहीं होने दिया। आपकी अपेक्षा थी कि आपको शायद और कोई बड़े पद पर जाना है या मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनना, वो भी पार्टी ने नहीं माना, और आपको जो है इसी से संतुष्ट करना पड़ा। क्योंकि क्या होता है कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं है। रंजीत बाबू को जो पार्टी ने 2 बार अध्यक्ष बनाया, एक बार वो पार्टी छोड़ के भी चले गए, एक बार वो अपने इंडिपेंडेंट भी लड़े हैं, तो पार्टी ने उनको रखा अपने साथ। पर क्या होता है कि मैंने जैसे बताया कि पार्टी की जो पश्चिम महाराष्ट्र के या गैर विदर्भ के अलावा जो नेता लोग हैं, वो ज़्यादा रंजीत बाबू को मानने को तैयार नहीं थे, उनके नेतृत्व में जाने को तैयार नहीं थे। हालांकि रंजीत बाबू का एक नेतृत्व बहुत अच्छा रहा, एमपीसीसी में उन्होंने अच्छा काम किया, एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कृषि मंत्री के नाते भी उन्होंने काम अच्छा किया। मगर एक किस्मत भी कभी कभी साथ देती है राजनीति में, आपको सब चीज़ें आपके साथ में होना चाहिए, और ये नहीं हुआ। और कल जो है, कल का जो उनका 75वां जन्मदिन मनाया गया, हालांकि जन्मदिन तो पिछले इसमें ही हो गया था, मगर कोरोना काल में वो रह गया था, और कल बहुत अच्छा आयोजन किया गया। और जैसा आपने बताया कि सर्वपक्षीय लोग थे उसके अंदर, यानी पृथ्वीराज चौहान के साहब जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में हुआ। कृपाल तुर्माने यहाँ से रामटेक के सांसद शिवसेना के वो थे, और कल तक कांग्रेस और उससे पहले बीजेपी में रहे कद्दावर नेता, फिल्म अभिनेता, जो आजकल तृणमूल कांग्रेस के सांसद है, श्री शत्रुघ्न सिन्हा, वह विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। और विदर्भ के सारे जो नेताओं के अलावा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बाड़ा साहब थोरात रहे हैं, और हमारे नागपुर के पूर्व सांसद विलास मुत्तेमवार, मंत्रिमंडल, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के कुछ प्रतिष्ठित कैबिनेट मंत्री श्रीमती यशोमती ठाकुर और अन्य लोग भी थे। और ये बहुत अच्छा कल का आयोजन किया गया, और जैसा आपने बताया वैसे ही हुआ कि उनको मिला नहीं है जो उनकी अपेक्षा थी, या उनको जो डिजर्व करते थे, जो ड्यू रिस्पेक्ट है, जो ड्यू उनको मिलना चाहिए, तो मिला नहीं है। मगर इसमें ऐसा है कि ये तो राजनीति का भाग है, कोई सब लोग आपको चाहते, ऐसा नहीं है। ये हमारी गलतफहमी भी होती कभी कभी कि सब लोग मुझे चाहते हैं और मुझे अध्यक्ष बना दे या मुझे मुख्यमंत्री बना दे। बहुत सारे लोग आपके पीछे काम करते हैं और वही चाहते हैं कि आप ना बने। तो ना बनने वालों की संख्या ज़्यादा होने के कारण शायद उनका नुकसान हुआ, पर वो पॉपुलर रहे, काम अच्छा किया उन्होंने, और आज भी वो जन सेवा कर रहे हैं। उनके मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल आज भी अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षण क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, उनकी शिक्षण संस्थाएं हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इसी तरह से अपना काम करते रहेंगे। अभी तो 75वां मनाया है, आने वाले दिनों में इसी तरह काम करेंगे और
जो भी मिला है उससे वो अपने आप को संतुष्ट समझे। आगे किस्मत का भरोसा नहीं है, कभी भी किस्मत पलट सकती है, आपको इससे ज़्यादा और भी कोई मौका मिल सकता है। और राजनीतिक क्योंकि संभावनाओं का खेल उम्र है। का कोई बंधन नहीं है, राजनीति की कोई सीमा नहीं है। लेकिन इसी रंजीत देशमुख के बहाने थोड़ा हम विदर्भ में कांग्रेस की स्थिति की भी चर्चा कर लेते हैं। यह जो महा विकास आघाड़ी की सरकार चल रही है, ये सभी जानते हैं कि इसके शिल्पकार शरद पवार है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के। और कांग्रेस ने भी कुछ समझौता करते हुए, और सबसे बड़ा समझौता तो शिवसेना ने किया। जो शिवसेना के जो सबसे बड़े आलोचक कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस थे, उनके साथ मिलकर के और अपने पुराने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को अलग करके शिवसेना ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में वो मुख्यमंत्री बने, यहाँ पर सरकार आई। अब जो कांग्रेस की स्थिति जो यहाँ पर है, हम लोग जो सोचा था कि इस सरकार के बहाने और अपने कार्यों के बहाने कांग्रेस अपनी स्थिति यहाँ मजबूत करेगी, लेकिन हाल के दिनों में ये देखा गया उस संगठन के स्तर पर जिस प्रकार आपस में विवाद हुए हैं या क्या हुए, ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कांग्रेस को कोई अतिरिक्त लाभ मिलने जा रहा है। देखिए, कांग्रेस की स्थिति जो है, एक समय ये सिटाडेल ऑफ कांग्रेस विदर्भा, हाँ, या बाली किला मराठी में जो बोलते हाँ, हैं, हाँ। विदर्भ कांग्रेस का जो है बाली किला रहा है। मगर ये वक्त के साथ ऐसा हुआ कि कुछ सीटें कम हो गई, कुछ लोग हार गए, कुछ लोगों ने अपनी पार्टी बदल दी, कुछ लोगों ने अपना पाला बदला, और ये कमज़ोर स्थिति होते रही है आज भी। मगर अभी इसमें जैसे विदर्भ के जो कैबिनेट में जो लोग हैं, श्री विजय वडेट्टीवार मंत्री जो है, श्री विजय वडेट्टीवार जी इधर से चंद्रपुर से हैं, सुनील बाबू केदार है जो सावनेर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से है, उधर से यशोमती जी ठाकुर है। ये लोग जो है, ये लोग काम कर रहे हैं और संगठन को अपनी तरह से मजबूत कर रहे हैं। मगर क्या होता है कि ये 5 साल अभी जो मिला है महाविकास आघाड़ी में, ये इतना समय उनका सदुपयोग हो रहा है, और इतना समय उन्हें सदुपयोग करना चाहिए पार्टी को मजबूत करने के लिए। क्योंकि आने वाले दिनों में ये फिर से पार्टी में सत्ता में आए, फिर से गठबंधन में आए, फिर से सरकार बनाए, ये कोई गारंटेड काम नहीं है। इसलिए ये जो 5 साल मिले हैं, जिसमें 2-2.5 अभी हो गए हैं, बचे हुए कार्यकाल में इन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए, कार्यकर्ताओं को जोड़ना चाहिए, और अगर ये करते रहे तो शायद आने वाले दिनों में इसका कुछ परिणाम हो सकता है। और जहाँ पॉसिबल हो सकता है, अभी जैसे नागपुर से प्रतिनिधि के रूप में नितिन जी राउत हैं, वो ऊर्जा मंत्री हैं, उनका भी काम अच्छा चल रहा है। वो भी अपने क्षेत्र को, अपने लोगों को, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये राजनीति का भाग है, ये तो समय समय बदलता रहता है। मगर ये 4-5 मंत्री जो है, ये काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम मजबूत कर सकें पार्टी को। ये अच्छा होगा, आने वाले दिनों में ये लोग और मजबूत हो। और पश्चिम विदर्भ में थोड़ा एक ही वहाँ पर जो ये है, 2 लोग हैं वहाँ पर, जगताप जी थे, वो काफ़ी काम कर रहे थे, राहुल गांधी के भी काफ़ी नज़दीक रहे वो। अभी यशोमती जी काफ़ी अच्छा काम कर रही है जी। तो ये अभी आगे चल के आने वाले दिनों में 24 तक ये पार्टी को मजबूत करना अपने आप में बहुत ज़रूरी है, ताकि विधानसभा और लोकसभा में एक मजबूत स्थिति में आ सके। मैंने कहने का लबो-लबाब भैया है कि करीब करीब आधा कार्यकाल तो बीत गया। हाँ। जितना बचा हुआ है उसमें जिस गति से ये विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर उस गति को और उस नीति को कायम रखा तो अगला जो चुनाव होगा, या यह कहें कि महाविकास आघाड़ी को अगर दोबारा जनता पसंद करेगी, तो विशुद्ध रूप से इनके कामों के आधार पर, जिसके लिए वर्तमान सरकार उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में कार्यरत है। मेरे ख्याल से यही शायद आप कहेंगे। सही। अब एक बड़े राजनीति की बात है, हर मामले में ये देखा गया है कि देश में कहीं कुछ होता है, ये अपराध की भी घटनाएं अगर कुछ होती हैं तो उसमें तत्काल राजनीति को घुसेड़ दिया जाता है। यह बड़ी दुखद स्थिति है। अभी कल जो घटना हुई पंजाब में, प्रसिद्ध गायक सिद्धू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो काफ़ी प्रसिद्ध थे, लोकप्रिय थे,
कांग्रेस के नेता थे। कांग्रेस के नेता, उनकी हत्या कर दी गई। अब इसे तत्काल ये जोड़ा गया कि अभी पंजाब सरकार ने, जो भगवंत मान की सरकार ने एक निर्णय लिया, करीब करीब 450 लोगों की सुरक्षा हटाई। उन्होंने जो अनावश्यक जो वीवीआईपी सुरक्षा दी थी लोगों को हटाया। अब चूंकि उसके दूसरे दिन घटना हो गई, अब तत्काल आरोप ये लगने लगे कि उनकी सुरक्षा हटाई गई और उनकी हत्या हो गई, जबकि यह मात्र संयोग के रूप में हम कहते हैं, जब समझते हैं कोइंसिडेंट है। हाँ, लेकिन अब इस पर जितने आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हुआ, उसमें राजनीति कस के यही कहा जा रहा है कि सुरक्षा हटाने से, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, सिद्धू के जो हत्या हुई है, सिद्धू जी की जो हत्या हुई है, उनके हत्यारे काफ़ी दिन से प्रयास में थे, और वो ये तलाश में थे कि कभी तो भी इसकी हत्या की हो सकती है, की जानी चाहिए। और जैसे उनको मालूम पड़ा कि इनकी सुरक्षा हटा ली गई है, वो लोग सक्रिय हो गए। उन्होंने बगैर कोई मौका गंवाए तुरंत ये काम कर दिया है और उनकी हत्या कर दी है। हालांकि ये पंजाब सरकार ने जो सिक्योरिटी देते हैं उसको रिव्यू करते हैं, वो एक उसका पैरामीटर रहता है। उन्होंने जो पैरामीटर में तय किया होगा कि शायद इसकी सुरक्षा इतनी ज़रूरत नहीं है, तो ये शायद उनका निर्णय गलत है या सही है कि आने वाले अकेले उनकी नहीं हटेंगे ना। हाँ, बाकी 400 से अधिक लोगों को 400 लोगों से। मगर क्या है कि जो पोटेंशियल थ्रेट जो रहता है, अब वो उन्होंने कैसे उसको कौन सी कमेटी बनाई या कौन से मापदंड उसके अपनाए, मुझे मालूम नहीं है, हम लोगों को मालूम नहीं है, पर एक उसका पैरामीटर रहता है, उसको रिव्यू किया जाता है कि ये जो है, ये व्यक्ति अभी भी पोटेंशियल थ्रेट में है। अगर सिद्धू थ्रेट में नहीं थे तो फिर एकदम से दूसरे दिन कैसे हत्या होगी? और अब तो जो बातें सामने आ रही है, जो प्रमाण आ रहे हैं, ये पूरी हत्या की साजिश विदेश में रची गई। विदेश में रची, मालूम नहीं है कि साजिश रची जा रही है। हाँ। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही है, हमारी पुलिस कर रही है, हमारी केंद्रीय साजिश एक दिन में तो नहीं रची जाएगी, एक दिन में नहीं रची जाती है। और जब विदेश में कनाडा से ये सारा कुछ हुआ, दिशा निर्देश हुआ, लोगों ने जिम्मेदारी ली भी, तो अब कहना कि हमारी जो गुप्तचर एजेंसियां हैं वो क्या कर रही थी, ये 24 घंटे के अंदर में तो नहीं हो सकता है। नहीं, निश्चित रूप से सवाल उठते हैं कि ये एक दिन की बात नहीं है। ये अगर जो हत्या की साजिश करता है उसको महीनों प्लानिंग करना पड़ता है, और 3 स्टेज रहते हैं, प्लानिंग, प्रिपरेशन और एग्जीक्यूशन। तो प्लानिंग किया है, फिर प्रिपरेशन किया है, उन्होंने उसका मूवमेंट, उसका पूरा ट्रेस किया है कि कितने बजे कहाँ मिलता है, कहाँ मिलेगा, कहाँ मारा जा सकता है, और बराबर उन्होंने पूरा एग्जीक्यूशन किया है। और निश्चित रूप से यानी अटेम्प्ट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ हत्या ही की है पूरा। तो ये जो है, ये निश्चित रूप से ये आएगा। पंजाब पुलिस, इंटेलिजेंस और सेंट्रल एजेंसियाँ, SIT का गठन कर दिया है। ये सब आएगा सामने कि कैसे ये हुआ है। चलिए, तो आज के प्रेस क्लब में इसी चर्चा के साथ हम आज के इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे ताज़ा सुर्खियों पर, अपने मित्र, अपने सहयोगी जोसेफ राव के विचारों के साथ प्रेस क्लब में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।